डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर मैं आया हूँ। इधर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं पढ़ रहा था। दरअसल यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो रहे थे और उसी में थोड़ी व्यस्तता थी। हालांकि आज पेपर हो रहा है यूपी का, बेहतरीन हो रहा, बहुत अच्छे बच्चे प्रयास करेंगे। पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम जो है मार्च में है और उसमें सीसैट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 25, 30, 20, 35, 36 ऐसे ही करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक तरफ से एक एक साल का जितना मैथ्स और रीजनिंग आया हुआ है उस पर चर्चा करें। तो हम लोग सीसैट के लिए काम करने जा रहे हैं। सीसैट में आप देखते हैं, सीसैट इसमें मैथ्स और प्लस रीजनिंग दो चीज 30+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक तरह का डिसाइडिंग हो गया। हालांकि अब तो पासिंग मार्क जैसा ही है, लेकिन फिर भी अगर ये कवर कर लेंगे आप तो आपको सीसैट में कोई समस्या ना आएगी। तो हम एक तरफ से शुरू करते हैं। उद्देश्य ये है कि 2012 से लेकर के और 2023 तक का जब तक पेपर हो चुका है इन सभी प्रश्नों की एक एक करके हम चर्चा करें और आप ये देख लें कि किस लेवल पर सवाल बनते हैं और उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि देखो पहला क्वेश्चन कैसा होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग है। रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने है कि एक घड़ी है जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे। इस घड़ी ने ठीक समय कब बताया? मतलब एक बार देख रहे हो तो 3 मिनट पीछे है और एक बार देख रहे हो तो 5 मिनट आगे है। इसका मतलब इस बीच में उस घड़ी ने कुल 8 मिनट कवर किया। आप मेरी बात समझो, जैसे कोई लाइन में यहाँ खींचता हूँ, ऐसे आप सोचो कि ये सही समय है। तो एक समय ऐसा था कि जब वो 3 मिनट पीछे थी और एक समय ऐसा आया जब वो 5 मिनट आगे निकल गई। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुल 8 मिनट का अंतर हो रहा है। ये 8 मिनट वो धीरे धीरे कवर करी होगी। कितना दिन में? रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक कितना घंटा हुआ? रविवार दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक 24 घंटा और सोमवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक फिर 24 घंटा, यानी कुल 48 घंटा। 48 घंटे में उस घड़ी ने 8 मिनट कवर किया। तो बताओ 3 मिनट कब कवर किया होगा? क्योंकि जैसे 3 मिनट कवर करेगी तैसे वो ठीक समय पर आ जाएगी। अब आप इसको एक एक नियम से कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चे लगाते हैं कि 5 कलम का दाम 15 रुपया है तो 12 कलम का दाम बताओ। तो एक चूंकि इसलिए जो लगाते थे उस तरह से भी आप आराम से सोच सकते हो कि हमारी घड़ी 48 घंटे में यानी 8 मिनट, देखो जरा, हमारी घड़ी है 8 मिनट कवर करती है कै घंटा में? 48 घंटा में। तो बताओ हमारी घड़ी 1 मिनट कवर करेगी कितना घंटा में? तो भैया 48/8 हो जाएगा। 8 × 6 = 48 है, 6 घंटा में कवर करेगी। तो बताओ फिर 3 मिनट कितना देर में कवर करेगी? तो 3 मिनट कवर करने के लिए उसको 6 × 3 = 18 घंटा लग जाएगा। अब आप बताओ 18 घंटा अगर हम जोड़ना चाहें दोपहर 2 बजे से तो 18 घंटा कब हो जाएगा? अगर दोपहर 2 बजे से देखें 12 बजे तक तो 10 घंटा यही हो गया। और फिर अगले दिन कौन सा दिन लग गया? रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। तो इधर 10 घंटा हो गया, उधर 8 घंटा जाना चाहिए। यानी सोमवार सुबह 8 बजे अगर आप देखोगे तो सोमवार सुबह 8 बजे वो घड़ी एकदम सही समय बता रही होगी। तो मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न जब हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि किसी कोड भाषा में एलसी को 6, टीई को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पीटी को क्या लिखा जाएगा? अब आपको बता दें एक काम की बात कि रीजनिंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप याद कर सके a = 1, b = 2, c = 3 और ऐसे करते हुए z = 26। आपको बताऊं कि अगर यह बात आपको याद हो जाती है, वो जैसे ज्योति से पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, करके बस याद कर लो। अगर याद आपने कर लिया तो सीसैट में हमने पेपर देखा तो लगभग 4-5 सवाल, अभी आज ही के पेपर में आप देखोगे कि 4-5 सवाल तो बड़े आराम से हो जा रहे हैं खाली एक कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त याद हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके एकदम तैयार कर लीजिए।
एलसी माने क्या हुआ, एल माने होता है 12, देखो जरा मैंने यहाँ लिखा एलसी, ये होता है 12, ये होता है 3। अगर बताओ इसके बदले 6 लिखा है, अगर हम 12 का 3 से गुणा करें तो कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो कितना बनता है 6। आप समझ पाए, इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल लिया जा रहा है। अब जरा टीई को चेक कर लें, टीई लिखा हुआ है, टीई के बारे में लिखा हुआ है 10, टी माने कितना होता है 20, ई माने कितना होता है 5। अब 20 25 100 होता है, और 100 का वर्गमूल करते हो तो बनता है 10। इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का हमें वर्गमूल लेना है। तो बताओ जरा पीडी का मतलब क्या हो जाएगा। अब जरा पीडी लिख के देखो, पीडी क्या है, पीडी क्या है 36, अरे सॉरी पीडी 36 कहां से हो जाएगा, पी माने हुआ 16 और डी का मतलब हुआ 4। अगर आप 16 चौके 64 करते हैं तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बताओ 8। कहां विकल्प आपका सी, देखो सी विकल्प में आपका 8 दिया हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है, तो नीचे से उनका क्रम क्या होगा। कोई क्रम है, देखो जरा 31 बच्चे हैं इसमें, ये लास्ट में 31वां बच्चा है, ठीक है, और अनूप और जो है सुनील है ये ऊपर से 7वां है। देखो यहां से करें तो ये जो है ये पूरी लाइन है, अनूप 7वां है, ये मान ली करे भैया नाराज हो रहे, देखो ये 7वां है, इसका क्या नाम है अनूप नाम है, और ये 11वां है, ये कौन है सुनील है, ठीक है। अच्छा विचार करो कि अगर कुल 31 लोग हैं और ये 11वां बच्चा है तो 11 बच्चे के नीचे कितना बच्चे होंगे, यहाँ पर नीचे से अगर हम देखना चाहें 20 हो गए, चलो 20, ठीक है। अच्छा ये 7वां है, ये 11वां, इनके बीच में क्या बच्चे होंगे, 7वां बाद 8वां 9वां 10वां, देखो 8वां 9वां और 10वां और 11वां, ये ठीक है। अब जरा बताओ कह रहे हैं नीचे से उनका क्रम क्रमशः क्या होगा, नीचे से उनका क्रम क्या होगा। जरा सोचो कि 20 तो ये हो ही गया, ये 21 22 23 24 25, यानी अनूप तो 25वां हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21वां हो जाएगा। 25वां और 21वां आपका डी विकल्प देखो, चौथा विकल्प देखोगे तो अनूप जो है 25वां स्थान पर है, और सुनील की बात करें तो 21वां स्थान, क्योंकि 20 बच्चे इधर है तो 21वां ये हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है। आप सीधी लाइन खींच दीजिए, उसके बाद 7वां पहले बना दिए फिर 11वां बना दिए, इनके बीच में जो 3 बच्चे थे उनको भी लिख दीजिए। अब यहाँ तो 20 बच्चे इधर थे, क्योंकि अगर 11 इधर हो गए तो 20 इधर बचेंगे, तभी तो 31 होगा। अब 20 के बाद 21वां ये बच्चा होगा, सुनील 21वां है, 22वां 23वां 24वां 25वां, अनूप होगा 25वां, यानी ये हो गया 25वां, वो हो गया 21वां। तो कितना आसानी से आप इस बात को देख सकते हैं। आइए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। लिखा है 31 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ 31 मार्च 2008 है, 31 मार्च 2011 की बात कर रहा है, 8 से लेकर 11 की बात कर रहा है, बताओ कितने साल हो गए। अच्छा 8 तो 31 मार्च हो गया, यानी कि जो लीप ईयर का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि लीप ईयर फरवरी तक की मामला है, 31 मार्च से हो रहा। 31 मार्च 8 से लेकर 31 मार्च 9, 31 मार्च 10, 31 मार्च 11, यानी कुल 3 नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। और आप जानते हो कि हर नॉर्मल ईयर एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो अगर 3 नॉर्मल ईयर हुआ तो 3 एक्स्ट्रा दिन हो गया। ये कह रहे सोमवार है, तो सोमवार के बाद में क्या हो जाना चाहिए, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। आपके सामने क्या आ गया बृहस्पतिवार, तो आपके सामने ये आपका सी विकल्प सही चला। फिर से बताओ, देखो एक साधारण साल जो होता है, साधारण वर्ष की स्कोर है, साधारण वर्ष उसको कहते हैं जिसमें 365 दिन होता है, और जब आप 365 को 7 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 1। एक नॉर्मल ईयर में शेष 1 बचता, और अगर लीप ईयर हो जाता तो 2 बचता, लेकिन इनके बीच में कोई लीप ईयर था ही नहीं। तो 2008 से लेकर बात करें तो 2009 2010 2011 कुल 3 साल का मामला, तो 3 साल 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, और 3 दिन मिल गया तो हमने क्या किया, सोमवार में 3 दिन जोड़ दिया, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। लिखा श्याम राम का मित्र। मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है, तो राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उसका बेटा, जरा सोचो उसका माने किसका बेटा, श्याम राम का मित्र है, ठीक है।
मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा वो कौन है। मनीष के बारे में पूछा जाता है। देखो ये मनीष के बारे में पूछा जाता है। तो मनीष के बारे में राम ने क्या कहा कि उसका बेटा है, इसका बेटा, ये रहा बेटा, इसका बेटा मेरे बेटे का चाचा, ये चाचा है। अगर चाचा है तो उसके नीचे आना, और मेरे बेटे का चाचा तो मैं तो यहाँ हो गया, और मेरा बेटा तो यहाँ हो गया, और मेरे बेटे का चाचा ये है। बोलो, अगर चाचा है तो दोनों भाई भाई हो गए। और पूछा क्या करा, मनीष का राम से क्या संबंध, और राम है कौन, ये राम ने कहा ये राम है, बताओ। देख रहे, श्याम ने राम से, बात स्पष्ट हो रही है। कह रहा है कि राम ने कहा उसका बेटा यानी मनीष का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अगर मेरे बेटे का चाचा है ये मनीष का बेटा, इसका मतलब मैं और मनीष का बेटा दोनों भाई हुए। और अगर दोनों भाई हुए तो पूछा गया मनीष का राम से क्या संबंध। मनीष का राम के साथ संबंध देखो जरा। अब मनीष देखे तो राम के ये पिताजी हो गए, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। हो गए कि नहीं हो गए भाई, देखो हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों भाई है। तो अगर ये दोनों भाई है तो उनके पिताजी मनीष हो गए। बात क्लियर है। मनीष का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो अगर मनीष के बेटा, देखो तो मनीष का बेटा और मैं दोनों भाई हो गए। अगर दोनों भाई हो गए तो इनके पिताजी कौन हो गए, मनीष हो गए। तो हालांकि यहाँ पर विकल्प भी नहीं लिखा है तो कोई समस्या नहीं है, होना यही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। लिखा चश्मा की बात कुछ नहीं, फिर साइकिल के बाद यूनिसाइकिल लिखा हुआ। यूनिसाइकिल क्या होता है, यूनिसाइकिल देखो, यूनिसाइकिल क्या होता है, यूनिसाइकिल पहिया होता है, चक्र, यानी कि चक्र से बनकर के साइकिल बनता है ना। चक्र लगा दो तो दो चक्र लगा दो तो चल गया भाई, सिंगल साइकिल है। तो कह रहा है साइकिल का संबंध जैसे यूनिसाइकिल से है, दो पहिया पर साइकिल, लेकिन यूनिसाइकिल माने एक पहिया वाला साइकिल। तो साइकिल में दो पहिया और यूनिसाइकिल में पहिया। तो ये कह रहा है चश्मा। अब चश्मा है तो चश्मा का सिंगल फॉर्म क्या हो सकता है, शीशा, फेस, मोनोकल, पैडल। आपका उत्तर हो गया मोनोकल। मोनोकल एक चीज होता है, खाली एक शीशा की बात कर रहा है। अगर दो शीशा होता तो पूरा मिरर लिख, अब मिरर यहाँ लगता ही नहीं। मिरर लड़के, कई सारे लड़के मिरर लगा देते, लेकिन मेरे भाई मिरर दूसरी चीज होती है। मिरर में आदमी देखता है, चश्मा ये है कि जिसका आर पार देखा जा सकता है ना, लेंस होता है। तो आप यहाँ पर मिरर नहीं लगाएंगे, चेहरा तो हो ही नहीं सकता, और पैडल तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये रहा आपका मोनोकल। मोनोकल एक ऐसी चीज है जो एक शीशा को यानी एक लेंस को परिभाषित करती है। आइए, मोनो आप समझ गए होंगे, मोनोटॉमिक। अनुज का मुख दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर। देखो एक चित्र बनाते हैं, आप चीज इसको तो समझ ही जाएंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये कितना हुआ, साउथ ईस्ट हो गया। ये कितना होगा, साउथ वेस्ट हो गया, और ये कितना होगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक। अनुज का मुंह कहाँ है, उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ उसका मुंह है, उत्तर पूर्व की ओर मुंह। वह 90 डिग्री, वह क्या कहता है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा की ओर घूमता। बताओ, घड़ी दिशा तो इधर घूमती, तो 90 डिग्री अगर घूमेगा तो कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अच्छी बात, 90 डिग्री घूमेगा। आप समझ सकते हो, ये मैंने जितनी लाइन खींची के बीच में 45 डिग्री चल रहा, तो 90 जब का है तो दो खाने घूमना होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि 180 डिग्री बायां घूमेगा। 180 डिग्री घूमेगा तो कितना पहुंचेगा, 90 और 90, यहाँ पहुंच गया। अगर यहाँ घूमेगा 180 इस जगह से, तो यहाँ से 180, 90 ये और 90 ये, यहाँ पहुंच गया। अब उसका मुंह यहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद क्या कर रहा, अब वह क्या रहा, फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमा, यानी जहां तक पहुंचा 90 डिग्री और घूम गया इसके द्वारा। अगर 90 डिग्री और यहाँ घूम गया, अब बताओ उसका मुंह कहाँ है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम उसका मुंह हो चुका है। बी विकल्प आपका सही आ रहा, साउथ वेस्ट। देख रहे हैं। फिर देखो आप, यहाँ था उसका चेहरा, यहाँ से 90 डिग्री दाहिने घूमा, तो 90 डिग्री दाहिने घूमा, अब यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से 180 पीछे आया। 180 के बारे में आपको बता दूं, 180 माने होता है जैसे हम सामने देख रहे हैं, अब ठीक पीछे देखने लगे तो 180 कहा जाता है। तो देखो, अगर इधर घूम रहा है 180, उसको बाएं जाना, तो बाएं घूम के फिर इसके अपोजिट ही जाना है इसको। अब कह रहा है 90 डिग्री और घूमेगा, और घूमेगा, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में घूमेगा। देखो 90 डिग्री उसी दिशा में और घूम गया, तो और जब घूमेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट में। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। आइए बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। देखो वर्ष 2009 क्या है, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो हम क्या कर सकते हैं, हम
साधारण वर्ष का लीप ईयर क्या नाम है, विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम 2009 की बात करें, 2009, तो हम देख रहे हैं कि इसका विषम दिन 1 होता है। जब भी कभी विषम दिन तलाशना, हालांकि आपको चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब पर देखेंगे आप, तो वर्ष को 7 से भाग देने, शेष ये आए तब इतना जोड़ना चाहिए, शेष वो आए तो इतना जोड़ना चाहिए, इस तरह की बातें आपको याद करने के लिए बताई जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ याद ही नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमको 1 चाहिए ना। विषम दिन 1 कहाँ कहाँ मिल सकता है? विषम दिन या तो 8 में 1 मिल सकता है, या तो 15 में 1 मिल सकता है, या तो 22 में 1 मिल सकता है, या तो 29 में 1 मिल सकता है, और कहीं विषम दिन 1 नहीं मिलेगा 7 से भाग देने पर। तो हमको 2009 के बारे में पता है और इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 10 की बात करें तो इसका विषम दिन 1 है, 11 की बात करें तो इसका विषम दिन 1 है, 12 की बात करें तो इसका विषम दिन 2 है, फिर 13 की बात करें तो विषम दिन 1 है, 14 की बात करें तो विषम दिन 1 है, 15 की बात करें तो विषम दिन 1, 16 की बात करें तो विषम दिन 2। तो चलो गिन लेते हैं। 8 हमारा जहां पूरा होगा वहीं रुक जाएगा, 8 नहीं पर नहीं मिल पाएगा तो 15 पर होगा, वहां रुक जाएंगे। चलो देख रहे हैं, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 मिल गया, यही मिल गया, यानी हमको आगे बढ़ना ही नहीं। 15 तक देखो गिनना है, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 8 हमें कहाँ मिल गया, 15 पर मिल गया, यानी 2015 हमारा ऐसा वर्ष होगा तो 2009 जैसा ही कैलेंडर होगा। 2009 जैसा कैलेंडर का मतलब होगा कि अगर वहां 5 जनवरी को 2009 में अगर 5 जनवरी को सोमवार है, तो 2015 की 5 जनवरी देखोगे तो वहां भी आपको सोमवार ही मिल जाएगा, एकदम सेम कैलेंडर, जरा सा भी नहीं बदलाव होता। तो ये बहुत मजेदार बात है कि ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये लीप वर्ष रहा होता तो हम 2 विषम दिन तलाशते, यानी 8 की जगह 9 लेते, 15 की जगह 16 लेते, 22 की जगह 23 लेते, ठीक। तो अगर अच्छा पूछा भी नहीं जाता, लीप ईयर क्योंकि बहुत साल बाद मिलता है, कब 8 10 10 20 साल के अंतर पर मिलता है, तो इतना बड़ा सवाल पूछ करके डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एग्जाम वाले भी समझते हैं कि बच्चा एग्जाम दे रहा है कि नहीं। आओ अगला सवाल देखें। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन, अच्छा ए है और बी है, ये भाई है ये बहन है, अच्छी बात, भाई बहन। सी ए का पिता है, ओके, इसका पिता सी है, सी का पिता, सी ए का पिता है, ठीक है। सी की बहन और ई, देखो सी की बहन, सी की कोई बहन होगी, चलो ठीक, सी की बहन कोई है, बहन तो है बगल में होगी, देखो सी की बहन कोई है, और ई, सी की बहन और ई डी की माँ है, सी की बहन और ई डी की माँ है। अब डी की माँ है अगर ये, तो सी की बहन है और डी की माँ है, तो डी कहाँ पहुंच जाएगा, डी की माँ है तो एक स्टेप नीचे ही आओ, ये बहन है इसकी, ये बहन मान लो ई है इसका नाम, सी की बहन और ई, डी की माँ है, डी की माँ, तो डी इसके नीचे कहीं ले आओ भाई, अरे भाई चला करो महाराज, चलो मान लो इसका नाम डी की माँ। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित, जरा सोचो, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, सी फादर ऑफ ए, फिर कह रहा है डी इज सिस्टर ऑफ सी, अच्छा डी इज सिस्टर ऑफ सी, देखो अंग्रेजी में कितना साफ साफ लिखा है, हिंदी में बात सही नहीं लिखी, डी इज सिस्टर ऑफ सी, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, और देखते हैं, बस खाली कुछ ज्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर डी कह रहा डी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, एंड ई इज मदर ऑफ, ई इज मदर, इन लोगों का मदर होगी ई भाई, इन लोगों की मदर, अब इन लोगों की, इनकी भी मदर इनकी मदर तो एक होगी ना, तो दोनों भाई बहन है, तो इनकी मदर क्या होगी, ई हो गई, ठीक, ई इन दोनों की मदर है, तो बताना क्या है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या संबंध है, जरा बताओ आप, इनका बेटा और बेटा के 2 बेटे, तो बताओ इनकी और दादी हुई कि नहीं, अगर यहां से देखोगे तो दादी हो गई है, और अगर यहां से इधर देखोगे तो पोती हो गई, और जरा देखा जाए कहां गया पोती, हाँ ए विकल्प देखो ये सही, कैसे बताए, ए और बी भाई बहन, ए के पिताजी हैं, ए के पिताजी हैं तो बी के भी ऑलरेडी पिताजी हो जाए, इनकी बहन डी है, और इन दोनों की साझा माँ है ई, तो अगर ई माँ है तो इनके 2 बच्चे ये हैं, ठीक है, और इनके बेटे के बच्चे ये हैं, तो बेटे के बच्चे कौन होते हैं, पोती पोता होते हैं, तो अब ये पोती पोता, अगर इधर से देखा जाता तो दादी होती, इधर से देखा गया तो पोती हो जाएगी, अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। लिखा ई बराबर 5, देखो फिर वही आ गया, ए फॉर 1 बी फॉर 2 में कह रहा,
ए बराबर 5 है, एल क्या है, अमेंडमेंट का मतलब 89 है, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया भाई? अब जरा चेक कर लो, ई का मतलब 5 होता ही है, तो सोचना ही है। अब अमेंडमेंट की बात कर रहा है, ए एम ई एन डी ई एम एन डी एम ई एन अमेंडमेंट का मतलब 89 बोला जा रहा है। जरा इसका नंबर देख लो, 1 है, एम का मतलब 13 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 20 है। जरा सबको जोड़ कर देखो, क्या ये वही बात आ रही है? तो देखो मैं जोड़ता हूँ, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 5 25, 25 और 4 29, 29 में 9 हासिल आया 2, 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 89 आ गया। इसका मतलब हुआ कि सीधे सीधे आपको नंबर जोड़ लेना। तो इन्होंने कहा सिक्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, भैया लिख लो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जब आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एस ई सी आर ई टी ए आर वाई, सबके नंबर जोड़ते चले जाओ। एस माने क्या हुआ 19, ई मतलब 5, सी मतलब 3, आर मतलब 18, ई मतलब 5, टी मतलब 20, ए मतलब 1, आर मतलब 18 और वाई मतलब 25। जोड़ दीजिए। अब खाली जोड़ना है और जोड़ते हैं। तो ये हुआ 5, 5 और 8 13, 1 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 और 9 35 और 9 44, 4 लास्ट में, ठीक। हाथ में 4 होगा, 4 2 6 1 7 2 9 10, 10 11, 114। ए विकल्प आपका सही जा रहा। सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ 114। अब आप देख सकते हो ये दूसरा या तीसरा सवाल है नंबरिंग वाले पर, तो मैं कह रहा हूं उसको याद कर लो जितना जल्दी हो सके। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दिया तो ऊंचाई कितने % घटाया जाए कि बेलन का आयतन अपरिवर्तित हो? मेरे भाई बेलन का फार्मूला जब आप देखोगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का मतलब वो आर 2 बार इस्तेमाल हुआ। अगर ये 2 बार इस्तेमाल हो तो 25% जो बढ़ रहा वो 2 बार बढ़ाया जाएगा। देखो जैसे कोई चीज 100 है और 2 बार इसको करना, 25% 2 बार बढ़ाना, यानी 125/100 अब गुणा 125/100। अब ये नहीं पता ऊंचाई कितना घटाना है, मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ 10% घटाया जाएगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए 100 - x/100। लेकिन होना क्या चाहिए 100 ही, क्योंकि अपरिवर्तित बोला है। अपरिवर्तित मतलब नो चेंज, बस इसे काट दिया, x की वैल्यू आ गई। कटना बहुत आसान है। ये 100 तो ऐसे चला गया, 25 25 125, 25 चौके 100, 25 25 125 और 25 चौके 100। और इस 25 की बात करें तो इस 4 ये कट जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। बताओ 100 - x बराबर 64 होता है, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी 36 आ जाएगी। कहीं लिखा? जी हाँ, बी विकल्प देखो, बी विकल्प आपको 36 मिल जाएगा। अब देखो कैसे काटा गया, खाली एक बार लिखते चलो और उसी में कट के खत्म हो जाता है। ठीक चल रहा? आइए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की चर्चा करें। जो संबंध 6 का 16 से है वही संबंध 12 का किससे है? 6 का 16 से क्या संबंध आपको दिखता है? यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, कोई संबंध दिख रहा? 6 का पहला पढ़ो, 6 दूनी 12, कोई वर्ग बढ़ो देखो, नहीं मिल रहा। तो ये दिख रहा 6 3 18, 18 में से 2 घटा दो 16 आ गया। तो 12 के बारे में सोचो, तो ऐसे देखें तो 12 3 36, 36 में से 2 घटा दो क्या है 34 दिख रहा। अरे भाई है, ये रीजनिंग है, देख लो आप। मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो मतलब क्या हुआ कि एक बार स्क्वायर हो रहा, 6 का स्क्वायर -2 हो रहा, सॉरी स्क्वायर नहीं है भैया, 6 का पावर 2 है। देखो 6 गुणा 3 और -2 हो रहा है, तो आप क्या करोगे 12 गुणा 3 -2 करो तो कितना हो जाएगा 34। आपका विकल्प आ रहा डी विकल्प सही जा रहा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। नीचे दी अंक श्रृंखला दी गई, उसका अगला अंक कौन होगा? विकल्प दिया है, क्या है 1 0 5 8 17 है 24, आगे क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो क्या हो सकता है 1 1 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर माइनस 1। जानते हो क्या हो रहा है? देखो ये हो रहा है कि 0 स्क्वायर प्लस 1 ये 1 हो गया, और फिर 1 स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, फिर क्या हो रहा है 2 स्क्वायर प्लस 1 ये हो रहा है,
फिर ये हो रहा 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो रहा। आप देख रहे हो ऐसे धीरे धीरे स्क्वायर में एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है, एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है। तो बताओ ये क्या हो रहा? ये 4 चौक 16 प्लस 1 है, ये 5 5 25 माइनस 1 है। आपकी बात 6 6 36 प्लस 1 हो जाना चाहिए, कहीं दिख रहा 37। देखो ये 5 5 25 माइनस 1 है, तो 6 6 36 प्लस 1 हो जाएगा, 6 6 36 प्लस 1 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बस क्रम देखना होता है। देखो श्रृंखला में क्या होता है कि आप जितने जल्दी समझ जाओ कि क्या कहा जा रहा है, अगर वो आप जल्दी समझ गए तो काम हो जाएगा। आयत चित्र निरंतर किसके निर्धारण सहायता करता है? आयत चित्र क्या होता है अभी दिखाता हूँ। तो आप देखोगे इसमें बहुलक के लिए सहायक होता है। कैसे होता है आयत चित्र? देखो अगर आपको ध्यान में होगा तो आपने ऐसे लगाया होगा, ऐसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, ऐसे ऐसे चित्र आपने देखा होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये आपको देखते ही लग गया कि ये बहुलक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो इन चारों में से सबसे बेहतरीन प्रकट क्या हो रहा है? आपका बहुलक प्रकट हो रहा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपका बहुलक हो गया। तो जैसे आपको आयत चित्र दिख जाए, दूर से देखकर बताया जा सकता है कि इसका मतलब बहुलक क्या होगा। आगे बढ़ते नीचे दिए विकल्पों में सही संख्या का चयन करिए। देखो ये 4 है और 17 है, फिर कह रहा 7 है, तो क्या होगा? 4 और 17 में क्या संबंध है? अगर 4 चौके 16 प्लस 1 हो रहा है 17, तो फिर 7 7 49 50 हो जाना चाहिए। बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 4 और 17 में क्या संबंध? 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक जोड़ा 17, तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कथन है, लिखा सभी बालक सत्यवादी है और कमल एक बालक है। सभी बालक सत्यवादी मतलब अगर हम ऐसे सोचे कि बालक और सभी बालक सत्यवादी, तो सत्यवादी ये होगा, अच्छी बात। फिर कह रहा है कमल सत्यवादी। अब कमल एक बालक, कमल जब बालक है, कमल बालक है, कह रहा है कमल बालक है, तो कमल कहाँ होगा? यहीं कहीं होगा, ये कमल हो गया, होगा कि नहीं? कमल अगर बालक देखो, और अगर सभी बालक सत्यवादी है और कमल चूंकि बालक है तो वो भी सत्यवादी होना ही होना, तो क्या होगा? एक सही, डायरेक्ट एक सही। पहला विकल्प ए सही चला गया, जिसमें ए सही, कमल बालक ऐसे सत्यवादी होना ही था उसको। आगे बढ़े, लुप्त पद का सही विकल्प चयन करें। देखो लिखा है ए बी सी और 6 लिखा है, फिर क्या है ई एफ जी जी के बारे में क्या लिखा? 210। वाह, तो कह रहा आई जे के क्या हो जाएगा? आई जे के क्या हो जाएगा ये पूछा। तो पहले इन दोनों को समझ लिया जाए, ए माने 1, बी माने 2, सी माने 3। अगर इन सबका गुणा करें तो 6 बन जाना, तो इसका मतलब ये भी गुणा करने में काम हो जाना चाहिए। और चेक करें, ई मतलब 5 6 7, 5 के 3 7 21 210, एकदम सही जा रहा। यानी इन तीनों संख्याओं खाली गुणा भर करना। अब देखो कैसा सवाल हुआ ये, जो हम कहे थे पदों को याद कर लीजिए, उसका फायदा क्या मिल रहा है। आई मतलब 9 होता है, जे माने 10 होता है, के माने 11 होता है, तब गुणा कर लो। 11 9 99 गुणा 10 990, ए विकल्प सही जा रहा है 990। देखो 11 99 99 गुणा 10 कितना हो रहा? 990 आपका उत्तर बना। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में विलुप्त संख्या बताइए और जोड़ा जाए। विलुप्त संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 6 9 8 12 10 और आगे भी है इसके बाद 12 12 18 फिर 14 फिर 21, ऐसे है। कह रहा कि जो है सही संख्या बताओ, विलुप्त संख्या कौन है, कौन गायब हो गया? अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14, बहुत सही जा रहा। यानी ऊपर +2 होता जा रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? 2 सीरीज जा रही है। अब चलो नीचे चेक करें, 3 और 3 6 6 3 9 9 3 12, नीचे क्या हो रहा? +3 हो रहा, +3 हो रहा, तो ये 12 और 3 15 15 हो जाना चाहिए कि नहीं? आपका डी विकल्प सही चला गया। आप देखो इसमें 2 सीरीज का इस्तेमाल किया गया था। आप देखो और देखते ही पकड़ में आ जाएगा। जब आप संख्याओं के साथ थोड़ा सा दोस्ती करेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए और विषम देखा जाए। फिर मेरे ख्याल से 5वां 6वां सवाल जा रहा है, उसी तरह का लिखा है F R H T, फिर लिखा है J O K Q, फिर लिखा है A X C Z
और फिर लिखा है TBVD। आओ समझा जाए, इसमें अलग कोण हो सकता है। ये 6, ये 18 है, ये 8 है और ये 20 है। अच्छा, 6 2 8, 18 2 20, +2 अच्छा जी, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 24 है, ये 3 है और ये 26 है। आप देखो क्या इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। अच्छी बात। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 10 है, ये 15 है, 11 है, ये 17 है। 10 1 11 और 15 2 17 ना, ये तो नहीं सेट हो रहा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये 20 है, ये 2 है, ये 22 है, ये 4। तो देखो 20 2 22 और 2 2 4। आपको समझ में आ गया होगा कि जो JOKQ यानी बी गलत हो रहा है, इसमें बी गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि सारी संख्याओं में +2 हो रहा था, उसमें अकेला ही है जो इसमें +1 और +2 हो रहा था। क्लियर हो रहा? तो अगर आपको नंबरिंग याद है तो कितने आसानी से बता सकते हैं। इस क्रम में अनुक्रम में जो है अक्षर लुप्त अक्षर को आओ चेक करें। Q N K फिर डैश है और फिर E। लुप्त अक्षर क्या है? ये 17 है, ये 14 है, ये 11 है, ये नहीं पता, ये 5 है। अच्छा बताओ, ये 3 माइनस हुआ क्या? फिर 3 माइनस हुआ क्या? अब इसमें 3 अगर माइनस किया जाए, बोलो, अगर इसमें से 11 में से 3 माइनस किया जाए कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 माने क्या हुआ? H। और अगर ये 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 3 घटाया जाए तो 5 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर आ रहा? H। आप देख लो, खाली -3 किया जाए, यानी लगभग चौथा पांचवा कि छठवां सवाल हो रहा है इस पर आधारित, है ना। आओ देखा जाए आगे। लिखा 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जा रही है। एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो बताओ रेलगाड़ी बिल्ली को पार करने में कितना समय लेगी? 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी अब किस चाल से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और इसी दिशा में एक बिल्ली भी जा रही है, वो उसकी चाल जा रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहे कितना देर में पार कर ले जाएगी। अच्छा बताओ, इस बिल्ली तो छोटी वस्तु है, तो बिल्ली को पार करने के ट्रेन को अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी। अपनी लंबाई ट्रेन की कितनी है? 140। अब क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रहे तो इनकी चाल माइनस जाएगी। 60 में से आपको 18 घटाना पड़ेगा। घटाओ भाई, 10 में से 8 घटाओ 2 और 5 में से घटाओ 4, 42 की चाल। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 करना ही पड़ेगा। तो गुणा 5 और बटा 18, नीचे का 18 ऊपर पहुंचा दिए, बस काट दो, आपका काम हो गया। 6 7 42, 6 दिया 18 और 7 से काट दो 7 दूनी 14 और 5 से काटो 5 चौकी 4 12 सेकंड। भैया 12 सेकंड लग जाएंगे। कहाँ है? ये है आपका सी विकल्प सही है, 12 सेकंड लग जाएंगे। ये 2023 का पेपर है। आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर दे तो सारे के सारे सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को समझो तो संख्या के अंकों का योग क्या हो? ये देखो, ये सामान्य ज्ञान का चीज है। मतलब ऐसा सोचो फैक्टुअल। अगर ये 2 अंक की संख्या पूछा होता तो हम 64 के बारे में विचार करते। 64 एक संख्या है जिसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है और घनमूल निकाला जा सकता है, लेकिन 64 2 अंक की संख्या है। अब हमें 3 अंक की संख्या, ऐसी संख्या ढूंढनी चाहिए। तो 3 अंक में जाओगे तो एक संख्या मिलेगी 729, 729। ये 27 का वर्ग भी है और 9 का क्यूब भी है, यानी अकेले एक संख्या वर्ग भी है और क्यूब भी है। 2 अंक में जाओगे तो आपको 64 मिलेगा और 3 अंक में जाओगे तो 729 मिलेगा। ये आपको तथ्य के रूप में जानकारी होना चाहिए। अगर तथ्य के रूप में जानकारी तो करा, इनके अंकों का योग बता दो। 7 2 9 9 18, आपका बी विकल्प सही चला गया, अंकों का जोड़ 18। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो बेलन ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास 3 2 के अनुपात। देखो बेलन है ना, दोनों बेलन है और इनके जो अर्धव्यास मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना है? 3 2 के रेशियो में है। और इनकी ऊंचाई n 1 के अनुपात में। इनकी ऊंचाई n है, इनकी ऊंचाई 1 है। यदि बेलन ए का आयतन इसका आयतन बी के आयतन का 3 गुना हो तो इनका मान बताओ। यानी इनका जो आयतन है इनके आयतन के, देखो इस बेलन का नाम है ए, इस बेलन का नाम है बी, तो इसका आयतन कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच होता, पाई गुणा a 3 स्क्वायर में 9 और गुणा n। इनका आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर माने 4 और n माने 1। अब इनका 3 गुना होकर है, जो ए का आयतन है वो बी के आयतन का 3 गुना है, यानी बराबर है।
अब बताओ n का मान क्या हो सकता है। पाई तो पहले से ही कर दो आप, फिर 3 या 9 कर सकते हो आप। अब 3 उधर आएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 4/3। सही दिख रहा है, n का वैल्यू हो जाएगा 4/3। आपका बी विकल्प सही जा रहा है 4/3। आप समझ गए। खाली दोनों का डायग्राम बना दो, दोनों का फार्मूला लिख दो, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। श्रीमान जी आयतन जितना आपने क्षेत्रफल बढ़ा उतना वो बढ़ जाएगी, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, आप जानते हो शंकु की बात कर रहा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए कि हम शंकु का आधार क्षेत्रफल 100% बढ़ाना मैंने दुगना कर दिया जाए, तो मान लो शंकु का हम क्या करते हैं क्षेत्रफल जो है कुछ ले लेते हैं। शंकु क्षेत्रफल कितना हो सकता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, खाली पाई आर स्क्वायर। अगर हम शंकु के आधार पर कुछ भी ले ले, आप सपोज करो यहाँ कोई ऐसी संख्या ले लिया जाए समझाने के लिए, पाई आर स्क्वायर उसका आधार होता, आधार तो वृत्ताकार होगा, उसके आधार को 100% बढ़ाना। तो मान लो इसका आधार में अभी 12 लेता हूँ, 12 क्यों ले रहा हूँ, 3 से कटने लायक संख्या होगी बस इसलिए। उदाहरण के लिए मैं मान लो आधार 12 ले रहा हूँ, तो अब जरा चेक करो 1/3 गुणा 12 गुणा h, तो 3 चौक के 12, आपका उत्तर हो गया 4h हो गया। अब की बार फिर से ले रहा हूँ, तो अब की बार क्या करूंगा 12 की जगह 24 ले लूंगा, दुगना कर दूंगा और फिर गुणा h तो 3 से काटो इसको तो 3 8 24, ये कितना हो जाएगा 8h हो जाएगा। यानी जो आयतन 4h हुआ करता तो वो आयतन 8h हो गया, वो भी तो दुगना ही हुआ। यानी क्या परसेंट 100% तो वृद्धि हुई, कुछ नया वृद्धि ना हुई। अगर क्षेत्रफल में खाली वृद्धि करते हो तो आयतन में भी उतना ही % वृद्धि हो जाएगी जितना क्षेत्रफल में बढ़ेगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अच्छा ये तो हो ही चुका है, अगले प्रश्न पर बात करें। यदि x आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगा दो 10 दिन की बचत हो जाए, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करें। अच्छा बताओ x आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, x आदमी 40 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर 5 और आदमी लगा दो, यानी x + 5 आदमी लगा दो, और तब कह रहे 10 दिन बच जाएंगे। 10 दिन बच जाएंगे मतलब 40 दिन नहीं लगेगा, अब तो 30 दिन लग जाएगा, यानी इस काम को 30 दिन में कर देंगे। ये बात दोनों बराबर, अगर बराबर तो इसी x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। वैल्यू कैसे मिल जाएगी, तो काट देते हैं 0 0। अब ये वो 4x बराबर 3x और प्लस 15, 3x इधर लाओगे x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 आदमी थे। तो कह रहे 15 आदमी उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर 15 आदमी थे और उस काम को 40 दिन में कर सकते थे तो 15 × 40 पूरा काम हो गया। इस पूरे काम को 30 आदमी करना चाहते हैं, अगर 30 आदमी इसको करना चाहते हैं तो बताओ 0 0 काट दो, 3 × 15, 5 होके 20 दिन लग जाएगा। यही दिख रहा, डी विकल्प देखो 20 दिन लग जाएगा। फिर से देखो जितने आदमी होते हैं और जितना दिनों की संख्या होती है उनका गुणा कर दो तो वर्क यूनिट मिल जाती है। तो हमने क्या किया, x आदमी थे और 40 दिन में कर सकते थे, 40 × x आपका पूरा काम हो गया। और कह रहा है 5 आदमी बढ़ा दो तो x + 5 आदमी कर दो, आपकी बार वो 30 दिन में कर सकते हैं। ये भी तो पूरा काम हुआ, ये भी पूरा काम हुआ बराबर, इससे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जैसे मिली तैसे काम आसान हो गया। आइए अगले सवाल पर बात करें। अंक युग्म को चुने जो अन्य से भिन्न हो। आओ देखा जाए कि 18 है, ये 73 है, ये 15 है, वो क्या है 8 है, 25 है, ये 8 है, ये 25 है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ। फिर क्या है 15 है, 46, 46, ये क्या है 22 है और 67, 22 है और 67। कह रहे भिन्न कौन है। अच्छा बताओ 18 × 72 है, 18 73 है ना, हाँ ठीक। 18 × 72 में से घटा दो, 15 × 45 में से एक घटा दो, देखो, और 22 × 66 में एक जोड़ दो गजब गजब। 18 है ना, क्या करें आराम से, और 6 से तो कर नहीं सकते। 18 और 73 में क्या अंतर है, क्या समझ में आ रहा है। 18 × 72 एक 73, ठीक है। 8 × 24 एक 25, अच्छा 18 × 72 एक 73, 18 × 24 एक 25, 15 × 45 एक 46, 22 × 66 एक 67। आप देख लो 3 गुना करके एक जोड़ रहा ना, अब 22 × 66 67, 15 × 45 46 और 8 × 24 एक 25, यानी ये तीनों चीजें एक खास बात कर रही है। क्या कर रही है, गुणा 3 + 1 कर रही है।
ये केवल अकेले संख्या है जो 4 गुणा 4 करके प्लस 1 कर रहा है। तो आपने देखा ये अंतर आ गया आपका, पहला विकल्प भी डिफरेंट दिख रहा है। आइए अगला सवाल देखा जाए। विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36 और 63 के समरूप। 6, 36 और 63 इसी जैसा इनमें से कौन। अब तो पहले इनका संबंध देख लीजिए। अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर ही दिख रहा, 6 का स्क्वायर दिख रहा, 6 6 36 और 36 बार 63 पलट दे रहा। अच्छी बात, 36 को पलट दे 63। इसमें कौन ऐसा दिख रहा, 11, 111 और 84 नहीं, इसका तो ये वर्ग ही नहीं है, बेकार हो गया। 94 और 44 ये भी नहीं है, वर्ग ही नहीं हो रहा, बात खत्म। 7 7 49 हो रहा, ये 8 टाइम 64, वेरी गुड, यहाँ मिल गया 8 टाइम 64 और 46, 46 हो रहा है। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 भी हो रहा और 64 को पलटो तो 46 हो रहा, ये तो मान लो एक मिल रहा। तो अगला भी देख लो, 7 है 49 है और 98। ओहो गलत हो गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसको पलटते तो 94 आना चाहिए था, 94 नहीं आके 98 आया, इसका मतलब ये भी गलत हुआ, हमारा यही सही गया 8 64 और 46, यानी सी विकल्प आपका सही जा रहा है। आइए अगले सवाल पर बात करें। का दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में, ये 2.5 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड एवं 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो अधिकतम दूर होने में, है ना, विपरीत दिशाओं में अधिकतम दूरी होने में उन्हें कितना समय लगेगा। अधिकतम दूरी कैसे हो सकते हैं बताओ। अगर कोई सर्कुलर चीज है और यहाँ से चल रही है इधर इधर, तो ठीक इसी समय इनके बीच अधिकतम दूरी है, या जब मिल जाएंगे मिलने के तुरंत बाद इनके बीच अधिकतम दूरी होगी, यानी पूरा कंप्लीट वृत्त जो होगा वही अधिकतम दूरी इनकी होगी। कारण अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो अधिकतम दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम टोटल दूरी निकाल लें। 7 मीटर इसका व्यास है, बोलो ये व्यास 7 मीटर का है। आप जानते हो परिधि क्या होती है, पाई गुणा व्यास। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, इसको हम पाई गुणा व्यास भी कर सकते हैं। तो पाई कितना होगा 22/7 और व्यास कितना है 7 7 कर गया, यानी परिधि हो गई 22, यानी दूरी चलने की 22 मीटर, यही अधिकतम दूरी के बीच की है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 2.5 यानी 2.5 और 3 इनको भी जोड़ लो, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 2.5 और प्लस 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5.5 आ जाए। अब बताओ जाना दूरी कितना है 22 और चाल इनकी ये है, समय कितना लग जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 22 और समय कितना लगा 5.5। अगर हम 0 बढ़ा दें तो 10 हट जाएगा, तो 11 25 55 11 दूना 22 और 5 जोड़ के 20, 4 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कहीं दिख रहा, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में आपको 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप देखिए कितने आसानी से सवाल बनते जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि a प्लस बी बराबर a बटा बी और प्लस बी बटा ए। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। देखो मैं समझ सकता हूँ पीसीएस के लिए थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन बताओ आप उतनी जटिलता में जाओ ही मत कि हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि आखिर वह कौन सी गिनती है जो इनको सेट कर सकती है। अगर हम दोनों को एक मान लें, कल्पना करो आप, इसको भी एक मान लें इसको भी एक मान लें, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1/1 1/1 ये भी 1 1 मिल गया, ये भी 2 हो जाएगा। तो बताओ कि a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। अच्छी बात, तो अगर संतुष्ट होगा तो यहाँ पे लाकर रख लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फिर 2 हो जाएगा, आपका पहला विकल्प सही चला जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर डीप अलजेब्रा में जाने के सवाल को लाइट मोड में लेंगे तो आपके लिए भी काम का होगा, आसानी से हो भी जाएगा, और ऐसे सवाल बन भी जाते हैं। मतलब सवाल बनाए भी ऐसे, आप सोचोगे यही इस सवाल में आगे अगले में क्या करेंगे, मेरे भाई अगला भी ऐसे ही बनाया जाएगा, आपसे बहुत डीप क्वेश्चन थोड़ी ना करवाया जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है दो बहुपद हैं, एलसीएम एचसीएफ उनका दिया गया है, एलसीएम दिया एचसीएफ दिया, और उनमें से एक संख्या है तो दूसरा बताओ। आप जानते होंगे कि लघुत्तम में एक छोटा सा फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम। ये नियम लघुत्तम गुणा महत्तम, ये फार्मूला दिया गया होता है। अगर इन्होंने दूसरी संख्या पूछा तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम गुणे महत्तम बटे पहली संख्या निकाल देंगे। तो चलो दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या निकालेंगे तो लघुत्तम गुणा महत्तम करेंगे। भाई लघुत्तम कितना है, x + 1 और x² + 6x + 8, ये है लघुत्तम। और गुणा महत्तम क्या है, x + 1 अपान पहली संख्या क्या है, लिखा x² + 5x और +4।
ये है पहली संख्या, बस यही भाग दे दो काम हो जाए। तो भाई ऐसे कैसे कट जाएगा? आपको बताए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन आना चाहिए। इसको और इसको अगर दोनों को आप थोड़ा फैक्टराइज कर लो तो काम हो जाएगा। क्या आप दो संख्या ऐसी जानते हो जिनको जोड़ने 6 आए, गुणा करने 5, 4 और 2? क्या ऐसी दो संख्या आप जानते हो कि जिनको गुणा जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने 4 आए, 4 और 1? तो ऐसी कंडीशन में आप इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। बस देखो कैसे अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ये तो x + 1 ही रहेगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी x + 4 और x + 2 इनका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद गुणा, ये तो x + 1 होगा ही होगा। तो ऊपर की वैल्यू को फैक्टराइज करके मैंने रख दिया। अब नीचे की वैल्यू फैक्टराइज कर लो, 4 और 1 आ रहा है, तो x + 4 और x + 1। अब कितना आसान हो गया, आप खुद समझ सकते हो। ये और ये पूरा करेगा, x + 1 x + 1 पूरा करेगा। खाली इन्हीं दोनों को जोड़ना। जोड़ना तो कैसे जोड़ोगे, 2 1 3 और 2 1 2, यानी 2 1 3 बीच में आ जाएगा, यानी x² + 3x और +2। बोलो इनका गुणा करके देखो, ये 1 है ये 2 है, 2 1 3, यानी जोड़कर जोड़ने वाली वैल्यू यहाँ होती है और गुणा करने वाली वैल्यू पीछे होती है। तो लिखने का तरीका है द्विघात समीकरण का। तो ये आपका पहला विकल्प सही चला जा रहा है। ठीक है, खाली भाग देना था बस। आइए अगले सवाल को देखें। 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य है, तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? सभी 11 कौन होते हैं, जरा चेक कर लो, मैं समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कह रहा है कि 10 जो है और 9 सम तथा विषम स्थान। सम कौन होते हैं भाई? सम देखो कौन कौन है, देखो 1 है ये 2 है, तो सम तो यही हुआ। तो देखो ये सम है। और विषम की बात करें तो ये विषम। तो बात करो कि सम संख्याएं हमारे पास कितनी हो रही है और विषम कितनी हो रही है 11 में से। तो देखता हूं तो 1 2 3 4 5 संख्याएं सम हो रही है और उनका समांतर माध्य 10 है। भाई 5 संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य 10 है, तो उनका योग 50 हो गया। और विषम संख्याएं हमारे पास कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, उनका समांतर माध्य 9। तो बताओ 6 संख्याएं उनका समांतर माध्य 9, 6 9 में 54। अब देखा जाए तो कितना हो गया 104। कुल 11 संख्याएं उनका समांतर माध्य यानी योग कितना हुआ 104। हमको उनका बताना क्या है, समांतर माध्य सबका बताना। 11 भाग दो, तो 11 9 99 होगा। 14 में से 9 गया 5, अब तो 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 5 55 होगा नहीं, 9.4 ये आपका उत्तर आएगा 9.4। 11 चौक 44, 6 बचेगा 60, तो 11 5 55, 4 5 कहाँ गया भैया, बी ऑप्शन सही जा रहा है आपका। बी ऑप्शन देखो 9.45 आपका उत्तर जा रहा है। आपने देखा, हमें यह पता चल गया कि 11 संख्याओं में से सम संख्याएं कितनी और विषम संख्याएं कितनी। तो जितनी सम संख्याएं थी उनको 10 से गुणा कर दिया, जितनी विषम संख्याएं थी उनको 9 से गुणा कर दिया, आराम से काम हो गया। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। दो संख्याओं का महत्तम 25 है तथा उनके लघुत्तम के अन्य दो गुणनखंड 14 और 15 है, तो उन संख्याओं का योग बता दो। अब इसको समझो पहले। अगर महत्तम आपको दे रखा है और देखो महत्तम कितना दिया, एचसीएफ दिया है 25 और एलसीएम कितना दिया है, कह रहा अन्य दो गुणनखंड 14 और 15। अन्य दो गुणनखंड मतलब 25 तो है ही है, 25 तो होता ही होता है। अन्य दो गुणनखंड कौन है, 14 और 15 है। तो कह रहा उन दोनों संख्याओं का योग बता दो। अब दोनों संख्याएं कौन कौन हो सकती है, देखो छोटी संख्या की बात अगर हम करें तो छोटी संख्या हो जाती है 14 गुणा 25 और बड़ी संख्या कौन हो जाती है, ये हो जाएगी 15 गुणा 25। इसी को गुणा कर लीजिए और जोड़ लीजिए। 14 25 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35। और यहाँ बात करें तो 15 25 75, 7 15 30 7 37। इन्हीं दोनों को जोड़ना है 5 7 5 12 3 3 6 725 कहीं दिख रहा। डी ऑप्शन आपका दिख रहा है, डी ऑप्शन में आपको 725 दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सवाल को समझा जा सकता है। दो पौधे से अब ये भी हो चुका है। एक सवाल का दोबारा, एक विक्रेता यानी यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ का प्रश्न बता दो। देखो मान लो 1-1 रुपए कलम बेच रहे हो आप। अगर 1-1 रुपए कलम बेच रहे हो तो 30 कलम बेचने का कितना विक्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य आ गया 30 रुपया और प्रॉफिट यानी लाभ कितना आ रहा है 10 रुपया। आप जानते हो क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट लाभ। तो इसका मतलब हुआ 30 में से 10 घटाओगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 20। अब बताओ आपके पास क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, प्रतिशत लाभ पूछा गया। प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 10 का
गुणा 100 और बटा करें कितना है 20 का, 10 गुना 20, 200 काटोगे 50% लाभ हो रहा है। डी विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों सारे प्रश्न हमारे पास शायद खत्म हो गए, एक बचा है। हाँ एक और बचा था, हम समझे खत्म हो गया। देखो 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनके महत्तम और लघुत्तम 40 और 24 है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या बता दो। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा, जरा सोचो एक मिनट के लिए कि संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 ठीक है, 4 और 5, तो हम इनके साथ 3 1 4 1 5 कह सकते कि नहीं। और इनका महत्तम 40 बोला बताएगा, महत्तम 40। आपके हिसाब से उसका महत्तम क्या है? हमारे हिसाब से उसका महत्तम यह सकता है जो कॉमन है, जो सब में कॉमन वही महत्तम हो सकता है। हमारा महत्तम है x, उनका महत्तम है 40। तो अब कह रहे बड़ी संख्या बता, तो बड़ी संख्या तो 5x होती है, तो 5x होगी तो 5 गुणा 40 कितना हो जाएगा 200। 5 उत्तर आ गए 4 25 200। तो मैंने इधर सभी सवाल 2023 के कर दिए हैं। अब ये एक तरह का टेस्ट वीडियो है। ये टेस्ट वीडियो का मतलब इसमें और सुधार होना है, प्रश्नों की तरीके और अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया लिखा लिखाया मिल जाएगा। आपको बताना ये है, कमेंट जरूर करना है। कमेंट करेंगे तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और मैं जान पाऊंगा कि मुझे और इसमें क्या सुधार करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।